हेलो एवरीवन, मैं लवप्रीत आप सबका स्वागत करता हूं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इसमें हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का देखेंगे आज कौन सा काम का न्यूज़पेपर में न्यूज़ था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ बिजनेस के साथ में हमें ईज़ ऑफ जस्टिस भी इंश्योर करना है। यह आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया था। ठीक है, इसमें क्या है, कहाँ ये बात हो रही थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑन स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म, जो कि ऑर्गेनाइज किया था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने, जिसको हम नालसा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि लैंग्वेज ऑफ जस्टिस जो है वो ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो हर कोई उसको समझ सके, या फिर जो उसको रिसीव कर रहा है, मतलब जिसके अगेंस्ट में केस है तो उसको उस लैंग्वेज में समझाना है। ठीक है, पॉइंटिंग टू द नीड फॉर जजमेंट्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स टू बी मेड अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेजेस। ये भी बोला गया है कि जो जजमेंट दिया जाए वो भी लोकल लैंग्वेज में दिया जाए, और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी जो लोकल लैंग्वेज है या फिर जो हमारा इंडियन में जो भी है, जितनी लैंग्वेजेस हैं हर लैंग्वेज में ये जो है लोकल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला इससे होगा क्या, दिस इज, इन्होंने बोला कि ईज ऑफ जस्टिस इज ए फाउंडेशन फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि काफ़ी सारे केसेस जो हैं, डिस्प्यूट्स जो हैं वो सॉल्व किए गए हैं बाय लोक अदालत। हमने लोक अदालत बनाई तो उसका इफ़ेक्टिव रिजल्ट रहा है। फिर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम बनाया, उसका भी हमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक और हमने जन विश्वास एक्ट बनाया था। उस जन विश्वास एक्ट के अंडर में ही हमने 3400 लीगल प्रोविजंस हैव बीन डीक्रिमिनलाइज्ड। अच्छा, ये बोला गया है कि अच्छा लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, या फिर ऐसी लैंग्वेज जिसमें जस्टिस डिलीवर होना चाहिए, जिसमें सबको समझ आए। तो उसके लिए किया क्या गया है, काफ़ी सारे हमारे एक्ट थे जो कि एब्सोल्यूट थे, तो उनको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से देखो ओवर 3400 लीगल प्रोविजंस, ठीक है, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, और मोर देन 1500 को लॉज जो हैं वो रिपील्ड कर दिए गए हैं जो ऑब्सोलीट थे। ठीक है, और जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग लॉज थे लाइक CRPC, ठीक है, IPC, ठीक है, इनको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और एक अपना और जो है उसमें रिप्लेस कर दिया गया है, सो दैट कि उसमें जो इंडियन एंगल है, हमने देखा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है या जो करंट गवर्नमेंट जो भी है, उसका जो मेन पर्पज है कि इंडिजिनाइजेशन पे फोकस है, कि हर चीज़ में इंडियन फैक्टर लाने की बात हो रही है। फिर इन चीफ जस्टिस जो BR गोगोई थे, उन्होंने भी एक पॉइंट मेंशन किया है। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, मतलब काफ़ी अच्छी फ्रेज है ये। जस्टिस इज़ नॉट ए प्रिविलेज ऑफ द फ्यू बट ए राइट ऑफ एवरी सिटीजन, and that our role as judges, lawyers, and officers of the court is to ensure that the light of justice reaches even the last person standing at the margins of the society। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं तो सपोज़ यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब जगह आगे पीछे सब जगह लोग बैठे हैं, ठीक है, और एक जस्टिस डिलीवर करने वाला जो है वो यहाँ सामने बैठा है, तो वो क्या करता है, एक टॉर्च मारता है। अब उस टॉर्च का जो है ये इसके पास, इसके पास, इसके पास, सामने वाले, जो सामने वाले बैठे हैं इनको एक्सेस हो जाएगा उसकी लाइट का, बट जो पीछे बैठे हैं अगर स्ट्रेट अगर लाइट डाली जाएगी तो इनको शायद एक्सेस ना हो। तो इन्होंने बोला है कि जो लाइट ऑफ जस्टिस है वो मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी, मतलब हर कोने पे पहुंचना चाहिए, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि उसको फ्री, क्या नाम, ईज ऑफ जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने ऑल ये भी बोला है, वी मस्ट कीप एनविसाजिंग लीगल एड नॉट एज ए रिएक्टिव सिस्टम बट ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो आपने लीगल एड के बारे में कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है प्रोविजंस, तो आपने कभी आर्टिकल 21 पढ़ा है,
आर्टिकल 21 में हम बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, उसमें हम मेंशन करते हैं इसका, ठीक है। आर्टिकल 21 में एक पॉइंट आता है जिसमें ये बोला जाता है कि इंडिविजुअल मस्ट हैव राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में इसका मेंशन है लीगल एड के बारे में। सेकंड अपना जो डीपीएसपी है, ठीक है, उसका आर्टिकल 39A वहाँ पे मेंशन किया गया है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एंश्योर इक्वल जस्टिस, ठीक है। फिर कहाँ पे मेंशन है, जो सेक्शन 436A सीआरपीसी का जो सेक्शन है उसमें भी बोला गया है रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स हु हैव सर्व्ड हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस जो होता है। सपोज मान लो कि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, अब गिरफ्तार कर लिया लेकिन जो केस था उसमें मान लो मर्डर का केस था, ठीक है, मर्डर के केस में मैक्सिमम जितनी सज़ा हो सकती है मान लो कि 20 साल हो सकती है। तो बोला कि अगर उसने 10 साल काट लिया है विदाउट कोई उसके पास ना तो लीगल एड उसको प्रोवाइड की गई ना ही उसका कोई केस का कोई वर्डिक्ट आया, तो उसको जो है छोड़ दिया जाना चाहिए ऐसे केसेस में जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना रखा है 1987 का, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने नालसा एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये सब जो मैकेनिज़म्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है टू गेट द लीगल एड, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए जस्ट सोसाइटी लाइज इन आवर एबिलिटी टू फोरसी वेदर इनजस्ट वेयर इनजस्टिस में अराइज एंड टू रीच देयर बिफोर इट डज। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि जो एक हमारी सोसाइटी है उसका फाउंडेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी इनजस्टिस होने वाला हो उसका हमें पहले से ही पता लग जाए, ठीक है, और उसको हम होने से रोक सकें। मतलब कोई काम हुआ उसके बाद हम उसके आगे प्रोसीड कर दें तो उससे पहले है कि उसको रोका जाए ऐसा कुछ होने से। तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रेंथ जो है एक जस्टिस सिस्टम की वो उसी में होती है। फिर ये 9 नवंबर है तो 9 नवंबर को बोला जा रहा है लीगल सर्विसेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो दैट इट रिमाइंड्स अस दैट द ट्रू मेजर ऑफ ए justice system is not how swiftly it decides complex cases but how deeply it touches the lives of ordinary citizens। तो ये बोला जा रहा है कि जस्टिस जो है उसका मतलब ये नहीं है कि फास्ट स्पीडी हम जस्टिस डिलीवरी करें, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा होना चाहिए कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी उसका एक्सेस मिल सके, चाहे उसमें डिले हो बट हर किसी को एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। ये भी जो है सिमिलर लाइंस पे ही एक आर्टिकल हो रहा है इसमें कि 70% ऑफ इंजिन जो इंडिया के प्रिजनर्स हैं वो अवेट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल होगा उनका, वो मतलब बिना किसी रीज़न के जेल में है, उनको अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ, उनका कोई केस आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें आगे इन्होंने बोला ही एडेड दैट ओवर 70% ऑफ इंडियाज प्रिजन पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ पीपल हु हैड नॉट येट बीन फाउंड गिल्टी बट दे रिमेंड इन जेल, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने ये जस्ट एक ये है कि ये जो है कि हमें सिर्फ ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ बिजनेस पे फोकस नहीं करना है, हमें ईज़ ऑफ जस्टिस डिलीवरी पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये बस काम की बातें थी। हाँ, लीगल एड के बारे में थोड़ा है कि आपको पढ़ना है तो मैंने जो आर्टिकल्स मेंशन किए हैं उसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। फिर ये एक केस स्टडी बोल सकते हो इसको, केस स्टडी के फॉर्म में, ठीक है, कि एमपी में क्या हुआ कि जो मिड डे मील जो सर्व किया गया वो लेटर्स या जो पेपर्स होते हैं उस पर सर्व किया गया। क्यों किया गया? तो उसमें बोला जा रहा है कि जिस अथॉरिटी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ठीक है, जिसमें जे संतोषी माँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये,
उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो उसमें 6 लोग अपॉइंट किए गए थे। उसमें से 3 लोगों को बोला आप खाना प्रिपेयर करोगे, 2 लोगों को बोला गया कि आप बर्तन धोगे। ठीक है। तो ये जो 2 लोग बर्तन धोने वाले थे, ये उस दिन एब्सेंट हो गए। तो जब ये एब्सेंट हो गए तो इनके पास कोई बर्तन धोने वाला था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, पेपर्स पे इनको खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे बात आ रही है कि डिग्निटी जो है, ठीक है, डिग्निटी की बात आ रही है कि डिग्निफाइड लाइफ पे एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है इस मैटर ने। तो इसको आप क्या है, केस स्टडी या ऐसे के टॉपिक्स में कहीं ना कहीं आप इसको एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि इस आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है उसकी एक्चुअल जो सिचुएशन है, जीडीपी के केस में देख लो या फिर वर्ल्ड लीडर के फॉर्म में देख लो, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होती जा रही है। ठीक है। और जो एक्चुअल में जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स के केस में हम बात करें, इकोनॉमी के केस में, तो जो यूएस की इकोनॉमी है उसका साइज़ जो है 30 ट्रिलियन के 30 ट्रिलियन के अराउंड है। ठीक है, नॉमिनल अगर यूएस डॉलर में बात की जाए तो। और उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो 89,000 है। फिर सेकंड नंबर पे जो है जीडीपी में जो है चाइना को दिखाया गया है। ठीक है, जहाँ पे इसकी जो है 19 नियरली 20 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड की इकोनॉमी है। रशिया की जो है 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है। इज़राइल की जो है 0.6 ट्रिलियन डॉलर की है। और इंडिया की 4.19 है। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं जीडीपी के फैक्ट, जीडीपी में इंडिया जो है 3rd नंबर पे है। बट अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यूएस से तो सबसे ऊपर है, लेकिन 2nd नंबर पे इजराइल है, 3rd पे रशिया, 4th पे चाइना, और इंडिया काफ़ी पीछे है। मतलब नियरली 6 टाइम्स जो है इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है ये इन लोगों से कम है। ठीक है। और यूएसए की बात की जाए तो वहाँ तो हमारा मतलब यूएसए से कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना हम पीछे हैं। यही कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू या मेंस में कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे फैक्ट्स जो हैं वो याद कर सकते हैं कि जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 7 टाइम्स लार्जर है और चाइना की 4.5 टाइम लार्जर से इंडिया से। फिर इन द मीनवाइल इवन एट द स्मॉलर ग्रोथ रेट, मान लो कि हमारा या बाकी जो कंट्रीज है अगर उनका ग्रोथ रेट कम भी रहा तब भी अगर देखो तो जीडीपी और चाइना और रशिया की ना, चाइना और यूएस की वुड बिकम बिगर इन द एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म में वो बढ़ती ही जाएगी, हम उसके पास पहुंचते जाएंगे, लेकिन वो एब्सोल्यूट जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ता जाएगा और हमारा गैप भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इसमें यही बोला गया है कि द जीडीपी ऑफ यूएस एंड चाइना वुड बिकम बिगर एंड द एब्सोल्यूट गैप इन द जीडीपी बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना मे ग्रो वाइडर। ठीक है। फिर ये बोला है इन्होंने, एक और पॉइंट फैक्ट दिया है, रशिया एंड इजराइल may have a smaller GDP but they are richer and their per capita income is 6 times and 18 times। ये जो रशिया और इजराइल को हमने जीडीपी के टर्म्स में हमने पीछे बताया है, लेकिन देयर जो पर कैपिटा इनकम है ना वो 6 टाइम और 18 टाइम्स हमसे ज़्यादा है। ठीक है। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो आंकड़े हैं, ये वर्ल्ड के सब लीडर्स को पता है, लेकिन एक्सेप्ट इंडिया के जो करंट रूलर्स हैं उनको नहीं पता है ये बातें। ठीक है। फिर अभी एक G2 का सरप्राइज़ आ गया है। ठीक है। तो G2 क्या है, यूएस और चाइना का जो एक ग्रुपिंग बन रहा है, जो सुपर पावर्स का जो ग्रुपिंग बन रहा है उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें इंडिया को सुपर पावर बना रहे हैं, सुपर पावर नाम दे रहे हैं, लेकिन जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, फिर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है, इंडिया का एक एंशियंट का काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है। ठीक है। तो ये हमें पीस मेकर बना रहे हैं। ठीक है। मार्केट साइज और पोटेंशियल में जो है वो हम कहीं ना कहीं अभी भी पीछे हैं। ठीक है। पीस मेकर के केस में ये सही है। ठीक है। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव ए स्टेक इन ट्रेड एंड रीजनल पीस। ठीक है।
ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड रेस्पेक्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड रेस्पेक्ट कर रहा है, उसमें ये है कि उनका कुछ ना कुछ स्टेक है ट्रेड और रीजनल पीस के लिए, हेंस दे आर मतलब रेस्पेक्टिंग इंडिया। ठीक है। इसमें एक ये भी बोला गया है कि जो इंडिया एक एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है वर्ल्ड में, देख कि एंगेज विथ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, बट इंडिया की पोजीशन क्या है कि इफ़ यू आर इन इंडियाज़ फ्रेंड यू हैव टू बी हॉस्टाइल टू पाकिस्तान। मतलब अगर आपको इंडिया का फ्रेंड होना है तो आपको पाकिस्तान का हॉस्टाइल होना पड़ेगा। तो ये इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है। इस चीज़ में आगे ये भी बोला गया है कि G8 और G7 जो है ग्रुप्स, दे आर मोर सिग्निफिकेंट देन G20 ग्रुप्स। तो एक मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक दैट G20's रेलिवेंस इन द वेक ऑफ G7 और G8 और न्यू G2 हैज़ बीन डिक्रीजिंग। ठीक है। तो उसका रीज़न पूछे जा सकते हैं और डू यू एग्री विथ द क्रिटिकली एग्जामिन करके ऐसा करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि विद द न्यू बोनोमाई, ठीक है, विद द न्यू बोनोमाई क्वाड विल फॉल बाय द वे साइड। ठीक है। जो क्वाड की, ये भी पूछा जा सकता है एक मेंस में क्वेश्चन कि द न्यू इमरजेंस ऑफ G2 ग्रुप विल अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया इन द यूटिलाइजेशन ऑफ क्वाड। ठीक है। तो ये क्वाड के जो यूटिलाइजेशन या उसका जो सिग्निफिकेंस है उसको ये G2 कम कर देगा। ठीक है। फिर ये कंक्लूजन में एक ऐसा आप यूज कर सकते हो टैगलाइन, इट इज़ टाइम टू एक्वायर सम ह्यूमिलिटी एंड गो बैक टू द पॉलिसी ड्राइंग बोर्ड। ठीक है। कि जहाँ पे लग रहा है कि कहीं झगड़े वाली बातें आ रही है तो उस समय यहाँ पे ऐसा ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो आप, या इसमें बस ये वाला यूज कर सकते हैं, ह्यूमिलिटी वाला छोड़ सकते हैं, गो बैक टू पॉलिसी ड्राइंग बोर्ड। ओके। ठीक है। तो ये आर्टिकल बस इस बारे में बता रहा है कि G2 का रेलेवेंस जो है बढ़ता जाएगा और इंडिया का जो है जो सुपर पावर इंडिया को बनाने का जो है उसमें जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो जो है वो रियल नहीं है। ठीक है। हाँ, बस ये है कि प्रीलिम्स पॉइंटर से इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं याद करने वाले, स्पेशली ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि GDP का साइज किस कंट्री का कितना है और पर कैपिटा इनकम कितना है और इंडिया कितना पीछे है। ठीक है। फिर इसमें एक बस थोड़ा फैक्ट है, वो बस इसमें काम का है इस आर्टिकल में, कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया का वो जो है 41.7% है था इन 2023-2024 में। ठीक है। और ये अभी बढ़ गया होगा, नियरली 45% के अराउंड हो गया है। ठीक है। तो ये आप देखना, ये आई थिंक मैंने अभी एक लेक्चर लिया था उसमें एक मैंने न्यूज़पेपर का डिस्कशन किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि मेल टू फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो एक बार आप जाके पुराना जो है वीडियो देखना, उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला। ठीक है। तो जो लेटेस्ट डाटा है वो ये 2023-24 वाला है, शायद 24 वाला 2024 और 5 वाला भी आ गया है। तो 44% या 45% के अराउंड है। तो वो आप एक बार उस डाटा को याद कर लेना। ठीक है। फिर एक थोड़ा पंच लाइन स्टाइल बोल सकते हैं, टैग लाइन इसमें दी गई है, वी हियर द होलो ट्रम्पेट ऑफ वुमेन्स अपलिफ्टमेंट बीइंग प्लेड विदाउट ए डीपर थॉट ऑन ट्रू अपलिफ्टमेंट। कि हम मतलब बोलते हैं ना पुपड़ी बजा रहे हैं कि हमने वुमेन का अपलिफ्टमेंट कर दिया है। ठीक है। होलो मतलब ऐसे ही बजा रहे हैं बट एक्चुअली उनका ट्रू अपलिफ्टमेंट अभी भी बाकी है। ठीक है। विदाउट द डीपर थॉट ऑन ट्रू अपलिफ्टमेंट। तो इसको आप मतलब एक टैगलाइन के रूप में कहीं ना वुमेन के जो इश्यूज होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हो जहाँ पे एम्पावरमेंट की बात आ रही है। ठीक है। ठीक है। और ये जो है GS1 सोसाइटी वाला जो एंगल होता है वहाँ पे या फिर एथिक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एज ए पॉइंटर। फिर बोल रहे हैं सेंटर रूल्स आउट कुकी जो ग्रुप्स डिमांड फॉर यूटी। ठीक है। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यूनियन टेरिटरीज जो है पॉलिटी, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है टॉपिक और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आप देख रहे हो कि काफ़ी टाइम से यूटीज़ और स्टेटहुड की डिमांड जो है
अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लेके वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये पता होना चाहिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 239 टू 241, ठीक है, 41 या 42, ठीक है, वहाँ ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन है कि यूनियन टेरिटरीज किसको डिक्लेयर किया जाएगा, उनका पोजीशन क्या है, फिर किस किस बेसिस पे यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होगा, दिल्ली का जो है स्पेशल स्टेटस सबको याद होना चाहिए, आर्टिकल 239 AA, ठीक है। तो ये दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली को, उसमें क्या पावर्स दी गई है वो मेंशन है उसमें, तो वो पढ़ना है। ठीक है, और फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट जो है उसका मेंशन जो है आर्टिकल 241, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आर्टिकल 241 में मेंशन है। ठीक है, और अगर मान लो इमरजेंसी कुछ सिचुएशन आ जाती है, उस केस में जो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, कुकीज़ों में दो ग्रुपिंग्स हैं, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट जो है UPF। तो ये लोग जो हैं ये डिमांड कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम जो है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सेंटर ने बोला है कि आप को एग्जिस्ट का ही प्रोविज़न है, लेकिन ये बोलते हैं कि देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस। तो मणिपुर के केस आपने काफ़ी पहले भी देखा होगा, मणिपुर में वॉयलेंस जो, ठीक है, हुआ था। तो उसमें दो एथनिक ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जो है वो सेंटर में यहाँ पे मतलब मिडिल एरियाज़ में रहता है, दो सेकंड ग्रुप जो है वो हिली एरियाज़ में रहता है। तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है रिगार्डिंग की ट्राइबल का एक तो स्टेटस, ठीक है, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, स्पेशली यही दो रीजन्स हैं, ठीक है, कि इन दोनों ग्रुपिंग्स में एथनिक क्लेसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार जाके, आप यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग ऐसे करके ही आप अपना सिलेबस ख़त्म कर सकेंगे बेटर वे में। यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग आप पढ़ना, इसके रिगार्डिंग नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, COP30 जो है ब्राज़ील में होने वाला है, सबको पता है, बेलम शहर जो है ब्राज़ील का वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अच्छा आप मुझे ये बताना ब्राज़ील की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है। ठीक है, ठीक है, ये बताना मुझे ब्राज़ील का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सा है, और ब्राज़ील का कैपिटल क्या है। ठीक है, COP30 के रिगार्डिंग हमने काफ़ी आर्टिकल्स देखे हैं। ठीक है, जहाँ पे पहला आर्टिकल एक आया था जिसमें ये बात की गई थी TFF ये फॉर्म होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, इसमें एक बोला था फंड बनाएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड, TFIF। ठीक है, तो ये नया इनिशिएटिव है जो COP30 में लेने की बात हो रही है, और अभी ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ट्रम्प जो है उन्होंने बोल दिया है कि USA से कोई भी इस डेलीगेशन नहीं आएगा इसको अटेंड करने के लिए। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि इंडिया का स्टैंड जो है वो क्लियर किया गया है कि इंडिया विल हैव एज ऑब्जर्वर स्टेटस इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जो कि ये बनाई गई है, एक नई बनाने की बात हो रही है। ठीक है, द प्लान इज दैट कंट्रीज विथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर पेड एनुअली फॉर कीपिंग देयर फॉरेस्ट्स स्टैंडिंग। तो ये इसमें प्लान है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में है उनको एनुअली कुछ अमाउंट पे किया जाएगा टू कीपिंग देयर फॉरेस्ट स्टैंडिंग्स। ठीक है, इसमें एक फैक्ट है कि उनको बात हो रही है, ठीक है, $4 दिए जाएंगे पर हेक्टेयर पे। ठीक है, उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं रीड्रॉ करने के लिए, उन पे क्या बोलते हैं सस्टेनेबल उनका यूज करने के लिए। ठीक है, और इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, इससे हम एक एमिशंस जो हैं उनको लिमिट करना चाहेंगे बाय अवॉइडिंग यूज़ ऑफ
फॉसिल फ्यूल्स, कोल और एनी अदर सेक्टर विच इज लिंक्ड टू द फॉरेस्ट। ठीक है, बाद में इसमें आता है डीप सी फिशिंग। ठीक है, डीप सी फिशिंग जो है वो कंटिन्यूसली मतलब न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ सम फिशरमैन राइट्स इश्यूज। ठीक है, सम EEZ इश्यूज, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसमें फिशिंग करने का जो राइट होता है, और जो टेरिटोरियल जो एक्सटेंट है किसी भी नेशन का EEZ, अगर वो किसी और नेशन के EEZ में कोइंसाइड हो रहा है तो उस केस में ये इश्यूज बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो सेंटर ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने की बात की है फॉर डीप सी फिशिंग। तो इसमें इन्होंने बोला है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे। एंड इसमें किस किस को प्रायोरिटी टू गिव प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनको ये बोला जाएगा कि भाई आप डीप सी फिशिंग के लिए ऑथराइज्ड हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है, इसमें रूल में क्या है, ऑपरेटर कौन होता है उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसमें ये कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्राइज होगा या FFPOs भी हो सकते हैं और फिशरीज कोऑपरेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव दैट कंट्रोल द ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ ए फिशिंग वेसल। ठीक है, अब एक इसमें फैक्ट दिया गया है, जो इंडिया का जो EEZ है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अगर आइसलैंड की बात की जाए, ये दोनों टुगेदर जो है 49% ऑफ इंडिया का जो EEZ है उसको अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट ये याद रखने वाला बात है कि जो मोस्टली जो EEZ है इंडिया का वो कंसंट्रेटेड है इन दो आइलैंड्स पे। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स पे। अब इसमें बात चल रही है कि एक फिशिंग कैचिंग का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी बात चल रही है, वो प्रोवाइड ये बोल रहे हैं जो कोऑपरेटिव्स वाले हैं, जो FFPOs वाले हैं, कि हमें एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दे दीजिए बाय मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो सो देट कि हम कहीं पे भी अगर फिशिंग करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके। फिर सेंटर सेट द EEZ रूल्स टेक ए फर्म स्टैंड अगेंस्ट हार्मफुल फिशिंग प्रैक्टिसेस सच एज LED लाइट फिशिंग। तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जो अननेसेसरी जो यूज़ किए जाते हैं मेथड्स, ठीक है, हार्मफुल मेथड्स, वो क्या क्या है इसमें कि LED लाइट फिशिंग की जाती है, मतलब LED की लाइट जला के फिर फिशिंग करना, या फिर LED इसका मतलब ये हो सकता है कि LED लाइट को डाल के कि भाई कहाँ पे क्या थोड़ा जो है लाइट करके फिर फिशिंग करना। फिर है पेयर ट्रोलिंग, कि 2-3 लोग जो है ट्रोलिंग नहीं, थ्रोलिंग, ठीक है, पेयर बना के थ्रोलिंग की जाती है, मतलब उसको फिशिंग यूज करने के लिए। फिर वो एक और कंसेप्ट होता है बुल थ्रोलिंग, तो वो भी की जा रही है। तो इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए इन रूल्स में ना इनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ मेंशन किया जाएगा। ठीक है, फिर अब आपको भी पता है एक मेरीन इकोसिस्टम होता है, ठीक है, उसमें सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सस्टेनेबल जो है फिशिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए बोला गया है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ए मिनिमम लीगल साइज फॉर फिश स्पीसीज विल आल्सो बी प्रेस्क्राइब्ड एंड फिशेज मैनेजमेंट प्लान्स विल बी डेवलप्ड इन कंसल्टेशन विथ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू रीस्टोर डिक्लाइनिंग फिश स्टॉक्स। अब होता है क्या है, सपोज कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इसमें यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप, ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इस मैप में हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया पे मान लो फिशिंग का जो है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं इसमें फिशिंग का जो है काफ़ी ज़्यादा फिशिंग करते हैं, डीप सी फिशिंग करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, मेरीन जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये बोला जा रहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कंसल्टेशन में रहेंगे, सो देट कि जो फिश का स्टॉक है किसी पर्टिकुलर एरिया में
उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो और उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। फिर क्लाउड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो ये सिंपल एक मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरा। वाई डू क्लाउड्स हैव डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ें इसको, ठीक है, जाके ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में, ठीक है, ठीक है। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में जाके ज़रूर देखना कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें बस सिंपल कंसेप्ट दिया गया है कि क्लाउड की शेप जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है और डिफरेंट शेप्स जो है वो कैसे बनती है। तो इसमें बता रखा है क्लाउड शेप्स राइज फ्रॉम हाउ एयर मूव्स, ठीक है, जो ऊपर की तरफ एयर जाती है वो कैसे मूव करती है और कैसे कैसे अलग अलग हाइट पे जाके वो जो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है उसके साथ मिक्सअप होती है। अब इसमें बोला है कि जब एयर ऊपर जाके कूल होती है, अगर ये कूल हो गई टू इट्स ड्यू पॉइंट, ठीक है, ड्यू पॉइंट पे कूल हो गई तो क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगे ड्रॉपलेट्स और आइस में और वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये बोल रहे हैं, ये तो हो गया क्लाउड का फॉर्मेशन का। फिर अगर ये बोल रहे हैं जो ये एयर राइज होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर ये राइज जो हो रही है वो जेंटल है, मतलब स्मूथ है, ठीक है, और स्प्रेड हो रखा है, तब ये किस टाइप के क्लाउड बनाएंगे, स्ट्रेटस क्लाउड बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटस क्लाउड्स कैसे होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं, ठीक है, और लेयर्ड होते हैं, ठीक है। ये जो फीचर है ये है स्ट्रेटस क्लाउड का, ठीक है। इसके बाद बोला अगर राइजिंग जो है जल्दी है, जैसे मान लो यहाँ से राइज हो रहा है, ये जल्दी जल्दी राइज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक तो जल्दी जल्दी हो रहा है, ऊपर से ये एक मतलब पर्टिकुलर एरिया पे ही लिमिटेड है, लोकलाइज्ड है। इसमें उसमें क्या था कि यहाँ से राइज होते होते अगर मान लो ऐसे फैल गया, ठीक है, तो ये बनाएगा स्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लो राइज ऐसे हुआ है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे जाके फिर क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ऐसे वाले क्लाउड्स को बोलेंगे क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है। और अगर मान लो ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये रुक ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा हाइट पे चले गए, ठीक है, उस केस में जो क्लाउड्स बनते हैं उनको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, ठीक है। और इसमें फिर एक निम्बस क्लाउड्स भी आता है, ठीक है। और एक और क्लाउड्स का टाइप होता है, आई थिंक 5 या 6 टाइप होते हैं, तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें आपको ये समझ आ जाएगा। जो क्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे, हमने देखा जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेयर फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो क्यूमुलस क्लाउड होंगे वो पफी होंगे, मतलब पफी इन द सेंस कि एक तरह से रुई जो होती है वैसे वाले टाइप के होंगे, और हाइयर हाइट्स पे जाने पर वो क्यूमुलोलुम्बस बन जाएंगे, ठीक है। फिर एक इसमें कंसेप्ट दिया गया है, हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स थिकर डार्कर क्लाउड्स एंड ड्रायर एयर फ्रेज द एजेस, ठीक है। तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वो थिक और डार्क होते हैं। तो ये मतलब ये की पॉइंट्स हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं, इन पे आप मतलब गलत नहीं हो सकते। वहाँ पे बोल सकते हैं लो ह्यूमिडिटी या लो ह्यूमिडिटी फेवर्स थिकर एंड डार्कर क्लाउड्स, तो ये प्रीलिम्स में एक कॉमन सा एक स्टेटमेंट बन सकता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हाई ह्यूमिडिटी होगी तभी थिक और डार्क क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। फिर है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, स्पेशली मैं बोलूँगा GS 4 के लिए, और ठीक है, और GS 3 में पूछा जा सकता है, बट GS 4 के लिए ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है। इसमें बोला क्या गया है कि सपोज आपको बोल दे कि ट्राइबल्स एरियाज़ हैं, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको रीलोकेट करने के लिए, तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने एथिक्स में, केस स्टडी में, उसके लिए ये अच्छा है एक आर्टिकल, ठीक है। देखते हैं, इसमें बोला गया है पहला पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स देखते रहेंगे, देखना। पहला पॉइंट है रीलोकेशन टू बी कंसिडर्ड एज लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। जब भी आप अपना एथिक्स में आंसर लिखें
तो उसमें ये लिखना है कि रीलोकेशन अगर कुछ कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। फिर कुछ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला, और एक जो होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972। इनके थ्रू जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को टू क्रिएट स्पेसेस रिक्वायर्ड टू सस्टेन टाइगर पॉपुलेशन, नॉट अबाउट द टाइगर पॉपुलेशन, बट ये जनरल है कि क्योंकि ये आर्टिकल टाइगर पॉपुलेशन के बारे में है इसलिए यहाँ पे टाइगर है। ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है किसी भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कितना स्पेस प्रोवाइड करना है, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ पावर्स देता है। जबकि जो एफआरए है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वाला, वो मैंडेट करता है कि जो फॉरेस्ट में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाना है, उनको रीलोकेट करना है, तो रीलोकेशन की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इसी रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कम्युनिटी सेंटर्ड कंजर्वेशन और रीलोकेशन की बात की जाएगी। फिर इसके बाद चलो ठीक है, आपने एक चीज कर दी, रीलोकेट कर दिया, बट रीलोकेट करने के बाद में आप भूल गए कि ट्राइबल कौन थे, क्या थे, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कैसी कंडीशन में रह रहे हैं। तो उसमें ये बोला कि जब रीलोकेट कर दिया तो आपको एक रिकॉर्ड और ट्रैक करना है रीलोकेशन को, उनको कंपनसेशन देना है, उनका स्टेटस चेक करना है पोस्ट रीलोकेशन, ठीक है। और एक एनुअल इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होना चाहिए कि आपने रीलोकेट तो कर दिया, क्या रीलोकेट करने के बाद उनकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आया है, लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट आया है, उनके क्या जो बेसिक राइट्स थे, जो फॉरेस्ट राइट्स थे, क्या वो उनको फॉरेस्ट राइट्स अभी भी मिल रहे हैं, ठीक है, और क्या मैकेनिज्म्स उसके लिए सेटअप किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीलोकेट कर दिया जाए, रीलोकेशन के बाद उनका जो है मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, ठीक है। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये भी बोला गया है कि जो रीलोकेशन है, ठीक है, दैट हैज़ टू बी ड्रिवन बाय कंसेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना कंसेंट के आपने उनको रीलोकेट करने का प्रपोजल दे दिया और करने लग गए। और कंसेंट लेने से भी पहले, ठीक है, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपने उस टाइगर रिजर्व, उस पर्टिकुलर एरिया को पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व घोषित किया है या नया टाइगर रिजर्व बनाया है। और ये जो कंसेंट है इसको आपको वेरीफाई भी करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंसेंट ले ली गई, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ उसका, तो वो वेरीफाई भी होनी चाहिए। नॉट जस्ट कि ग्राम सभा से वेरीफाई करवा लो, ये भी बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि ग्राम सभा है कोई, उसका जो सरपंच है या जो भी उसका लीडर है, जो भी अथॉरिटी है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे कंसल्ट कर लिया। आपको जो उस एरिया में हाउस होल्ड रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, हर किसी से आपको कंसेंट लेनी है। फिर आगे और दिया गया है, ठीक है, कि जो रीलोकेट तो आपने कर दिया, लेकिन अब होता क्या है कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपने कल्चर और अपने प्लेस से, ठीक है, काफ़ी जुड़े होते हैं, मतलब उनके डीप रूट्स होते हैं वहाँ पे, उनके एंसेस्ट्रल मतलब ट्रेडिशंस होते हैं, तो उनको क्या है ना कि उन चीज़ से लगाव हो जाता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा बहुत एक्सेस देना है, थोड़ा बहुत मतलब इनमें तो बोला गया है कि कंटिन्यू लिव इन देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हैबिटाट्स, कि अगर पॉसिबिलिटी है ऑप्शन का तो उनको देना चाहिए राइट्स कि वो अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर सके उस पर्टिकुलर जगह पे जाके, या फिर अपना जो है, जो अपने फॉरेस्ट जो भी ड्वेलर्स होते हैं फॉरेस्ट के, तो उनको ये राइट्स देना चाहिए कि वो जाके वहाँ पे अपने फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज कर सके, ठीक है। फिर वापस यही बात बोली गई है कि रीलोकेशन अगर अंडरटेक किया जा रहा है इट शुड बी वॉलेंटरी, ठीक है, कंसेंट ड्रिवन, फिर साइंटिफिकली जस्टिफाइड होना चाहिए, राइट्स कंप्लेंट बेस्ड होना चाहिए, और ग्राउंडेड इन इक्विटी एंड डिग्निटी।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने रीलोकेशन करने के चक्कर में उनको फोर्सफुल्ली वहाँ पे ले जाया जा रहा है और उनको डिग्निफाइड लाइफ नहीं दी जा रही बाद में। तो उनकी डिग्निटी और इक्विटी को भी आपको ध्यान रखना है। इक्विटी मतलब फेयरनेस कितना है उसको, कि आपने रिलोकेट कर दिया, क्या आपने कंपनसेशन पूरा दिया है। आगे इसमें और लिखा गया है कि 15 लाख अगर आप रिलोकेट कर दें तो 15 लाख पर फैमिली आपको कंपनसेशन देना है। मिनिमम जितना जो है वो लॉ में ही लिखा गया है, ठीक है। फिर एक फैक्ट है, ये ध्यान रखने ना, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा केस हुआ था, ये मतलब केस स्टडी का मतलब एक एग्जाम्पल है कि जब इसका नागरहोल नेशनल पार्क बनाया जा रहा था तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसका जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो पड़ा हुआ है कि वहाँ की एक जो शेड्यूल ट्राइब थी, जिनो कुरुबा कम्युनिटी, ठीक है, उसको राइट्स जो है एंसेस्ट्रल लैंड्स के विद इन टाइगर रिजर्व ओवर उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आपके केस स्टडी के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मतलब पॉइंटर्स हैं इसमें। आपको फैक्ट्स भी मिल गया कि 15 लाख देना है, आपको काफ़ी सारे पॉइंटर्स भी मिल गए कि कैसे कैसे आपको थिंकिंग रखनी है अपनी, ठीक है। तो ये अच्छा आर्टिकल है, ये ज़रूर देखना आप और इसके पॉइंट्स लिख लेना। हाउ फिर एआई के केस में आपको पता है एआई में बहुत काम चल रहा है। एआई मतलब का क्या ही बताएं, एआई पे हर दिन आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। आज वाला आर्टिकल भी इसी मतलब एआई में केसेस में थोड़ा और इसमें पॉइंट्स हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल देखा था, 7 कोर प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी उसमें। आप मुझे बता सकते हैं 7 कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला था ट्रस्ट, ठीक है। दूसरा था पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा था जो इनोवेशन है, ठीक है, वो सॉरी यहाँ पे छोड़ो, इनोवेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन की बात हो रही थी। फिर था इक्विटी होनी चाहिए। फिर ये था अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ एलएलएम, ठीक है, हमने देखा था लार्ज लैंग्वेज मशीन, ठीक है। तो ये जो है एलएलएम की बात हो रही थी उसमें। फिर एक था अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी और सबसे एंड में था सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, उसकी बात हो रही थी कि वो सेफ होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। इसी में आगे बोला गया है कि अब एआई का मॉडल आपको बनाना है तो गवर्नमेंट, पहला तो बोला है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पब्लिक केस, मतलब पब्लिक जो है गवर्नमेंट को पब्लिकली क्या क्या इंस्टीट्यूशंस क्या क्या फ्रेमवर्क बनाना है। और फिर बोला गया कि प्राइवेट लोगों के लिए क्या क्या इसमें होंगे प्रोविज़न। तो गवर्नमेंट के लिए बोला गया है कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सेट की जाए बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कि लाइक मिनिस्ट्रीज, सेक्टर्स, स्टैंडर्ड्स सेटिंग एजेंसीज, ठीक है। तो इनका सेटअप किया जाए। फिर एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी भी बनाई जाए कि उसमें क्या होगा, इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी बनाई जाएगी विथ एआई गवर्नेंस ग्रुप। तो ऐसी एक मिनिस्ट्रियल बॉडी की भी बात चल रही है। फिर क्योंकि एआई जो है वो हर फील्ड में मतलब यूज़ हो रहा है तो उसके रिस्क भी हैं। तो आरबीआई को भी बोला गया है कि आरबीआई को बोला गया कि आप एक कमेटी बिठाइए। तो आरबीआई ने खुद की एक कमेटी बिठाई है, फ्री एआई कमेटी, जो कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिर नीति आयोग को बोला गया है। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बीआईएस, उसको भी बोला गया है कि आप अपना रिपोर्ट दीजिए कि आप कैसे एआई को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में बोला गया है कि कंप्लायंस विथ ऑल इंडियन लॉज, ठीक है, एडॉप्ट वॉलेंट्री फ्रेमवर्क्स, पब्लिश ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स, ठीक है, पब्लिश ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइड ग्रीवेंस रिडरेसल मैकेनिज्म, ठीक है। तो जीआरएम की जो बात होती है, ग्रीवेंस रिडरेसल मैकेनिज्म, ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर्स को करने हैं, कंप्लाई करना है ऑल इंडियन लॉज के साथ, ठीक है। और एक और बात चल रही है कि एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, AISI, ठीक है।
तो उसकी भी बात चल रही है, जो कि इंडिया एआई मिशन के अंडर में ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा इधर, या फिर एक इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। तो इसकी बात चल रही है, ये भी किया जाएगा। फिर एआई जो है उसमें और क्या चेंजेस किए जाएंगे, जो कॉपीराइट लॉ होते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, हर कोई जो है एक जो पब्लिश्ड मटेरियल होता है उसको अपना बता के यूज करते हैं, ठीक है। वो मेंशन नहीं करते कि ये जो उन्होंने जो पेपर यूज किया है या जो कटिंग्स यूज की है वो कहाँ से यूज की है। तो वो एक कॉपीराइट जो होता है उसके लॉज जो हैं उसमें भी चेंजेस करने की बात की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, जो करंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उनका जो मेन फोकस है वो है इंडियन टच देने का, इंडियनाइजेशन करने का, ठीक है। तो जो एआई के मॉडल्स बनाए जाएं वो भी इंडियन लैंग्वेज में बनाए जाए, ऐसी बातें चल रही है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि कुछ रिस्क जैसे थे, जैसे कि इश्यू ऑफ डीप फेक था, कंटेंट ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बोला गया है कि जो सोशल मीडिया जो है, जो मीडिया और सोशल मीडिया है, अगर वो कोई एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस यूज़ करेंगे तो उनको लेबल करना है उनको, कि वहाँ पे ऊपर कोने में कहीं लिखना है या जहाँ पे भी है कि ये जो इमेज है ये एआई या ये वीडियो जो है वो एआई जनरेटेड है, ठीक है। फिर एक अनदर रिकमेंडेशन क्या है कि टू सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर विथ एआई, ठीक है। तो इसकी भी बात चल रही है। फिर आधार जो है हमको पता है, ठीक है, आधार जो है उसमें इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन रहती है और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो होती है एजेंसी उसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनको भी बोला गया है एक कमिटी मतलब बनाने का, जो कि ये चीज़ें मॉनिटर करेगी कि आप एआई को इस फील्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एआई के केस में इस बार जो है अगली साल जो भी मेंस होगा उसमें चांसेस हैं कि एआई के रिगार्डिंग मतलब काफ़ी कुछ पूछा जा सके, ठीक है। तो इसमें आप ज़रूर देखना कि एआई के कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अलग अलग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में क्या क्या वर्क चल रहा है, ठीक है, और क्या एआई के रिस्क हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। इसमें ये सेक्टर स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जो आरबीआई है उसका क्या रोल रहेगा, आरबीआई क्या कर रहा है इस फील्ड में, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए हाउ प्राइवेट सेक्टर कैन यूज़ द एआई, ठीक है। उसमें काफ़ी सारा कुछ वो मेंशन कर सकते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी GS4 के लिए अच्छा है। एआई का आप GS3 में GS4 में भी आजकल पूछने लगे हैं, ठीक है। तो एआई रिगार्डिंग कुछ भी एआई का जो है पूछा जा सकता है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है, किसी भी वे में GS4 में पूछा जा सकता है। जैसे कि भाई कुछ केस स्टडी में कुछ दे दिया जाएगा, फिर ये GS1 का ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो आप NCERT इसमें एक बार जाके ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये है डीप फिशिंग जो है EEZ के बारे में देख लेना, EEZ क्या होता है, ठीक है। कितना जो है इसके फैक्ट्स देख लेना, कितनी दूर तक हम जो सी होता है वहाँ से EEZ अपना एक्सटेंड करता है। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उनको ज़रूर देखना आप। COP30 जो है इस बार का, ठीक है, क्लाइमेट चेंज COP30, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पोल्यूशन, इसके बारे में पढ़ते रहना और इनके फैक्ट्स याद कर लेना, ठीक है। फिर यूटीज़ के बारे में, ठीक है, डिमांड ऑफ यूटी, फिर कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस यूटी को कब कौन सा यूटी का दर्जा कब मिला, किस यूटी को स्टेट बना दिया गया है, ठीक है। दिल्ली के केस में स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं, हाई कोर्ट बनेगा तो हाई कोर्ट जो है क्या वो यूटी के अंदर रहेगा या किसी स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसी को एक तरह से बर्डन दिया जाएगा, ठीक है।
ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है एक्चुअली हो रहा है नहीं हो रहा, तो टैगलाइन यूज कर सकते हो, डाटा यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ जीडीपी के नंबर्स हैं, ये आपके इंटरव्यू के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे जो है G2, G7, G8 वर्सेस G20, तो कौन सा ज़्यादा रेलेवेंट है, फिर कौन से ग्रुप में कौन से जो है नेशंस है, कंट्रीज़ हैं, वो उसमें आते हैं, ठीक है। ये केस स्टडी, ठीक है, GS4 का एग्जाम्पल है, ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और करंट एग्जाम्पल है, तो इसको यूज करना बेटर रहता है। फिर ईज़ ऑफ जस्टिस, ठीक है, ईज़ ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, तो इसमें लीगल एड के बारे में देख लेना, ठीक है, लीगल एड के बारे में पूछा जा सकता है। फ्री ट्रायल्स, जो ट्रायल्स होते हैं, फेयर ट्रायल्स के बारे में पूछा जा सकता है। इट इज़ अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या ये भी पूछा जा सकता है, इट इज़ मैंसनड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किस किस में मेंशन है, तो फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है और DPSP में, एसपी में भी मेंशन है, ठीक है। तो ये था, तो ये आज का न्यूज़ था, ठीक है। दोनों इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गए। इसके अलावा जो बाकी जो भी न्यूज़ थी वो मेरे अकॉर्डिंग काम की नहीं है, उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे जितना याद करना पॉसिबल नहीं है, और उनको मेंस पर्सपेक्टिव से समझाना कोई काम का मुझे लगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ उतना ही समझाया जो हमारे काम का है, ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे वापस, एक बार फिर से देखेंगे कल क्या धमाका होता है न्यूज़ में, ठीक है। थैंक यू।